हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपका अपने चैनल बेसिक नॉलेज में। तो कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं मस्त है, स्वस्थ है, पढ़ाई अब धुआंधार तरह से कर रहे हैं। दोस्तों आज हम लोग फिजिक्स का बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल देखने वाले हैं। दोस्तों कल आप लोग एक वीडियो में 20 सवाल बताया था और आगे आज 20 सवाल बता देंगे। चलिए इससे सवाल आप लोग एग्जाम में आज जरूर आएगा और कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाएगा। जो और पहली बार पढ़ रहे हैं उसको भी दिक्कत नहीं होगा। चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं, देखते हैं क्या क्या सवाल है। चैनल पर अगर पहली बार आए सब्सक्राइब जरूर करना हर एक वीडियो पाने के लिए और एग्जाम की तैयारी धुआंधार तरह से करने के लिए। तो चलिए दोस्तों इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहला सवाल है, देखिए ये है 21 नंबर। इससे पहले का वीडियो मैं कल रात को अपलोड कर चुका हूं, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप लोग जाके देख सकते हो या फिर वीडियो सेक्शन में जाके देख सकते हो। इससे पहले वाला फिजिक्स का वीडियो है। पहला सवाल है कि लार्ज फोर्स इज एक्टिंग ऑन ए बॉडी फॉर ए शॉर्ट टाइम, मतलब एक बहुत बड़ा फोर्स बल लग रहा है जस्ट क्षणिक समय के लिए किसी बॉडी पर, ठीक है। द इम्पल्स इम्पार्टेड इज इक्वल टू द चेंज इन, तो आपको पता है इम्पल्स बराबर क्या होता है? चेंज इन मोमेंटम। क्या होता है? इम्पल्स इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम होता है कि नहीं होता है? तो इसलिए क्या हो जाएगा? इम्पल्स इम्पार्टेड इज इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम। ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही हो जाएगा। 21 का 2, ठीक है। तो ये दोस्तों है, बिल्कुल याद रख लीजिए। 21 का क्या हो जाएगा? 2 मोमेंटम, द इम्पल्स इज इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी वाले इसको पढ़ लीजिएगा। ए कॉर्क ऑफ मास 10 ग्राम इज फ्लोटिंग ऑन द वाटर, द नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द कॉर्क इज। बोल रहा है कोई कॉर्क है, मतलब कोई कॉर्क तो जानते हो ना हल्का होता है, वो पानी में, ऐसा पानी है यहाँ पर, इस पानी में तैर रहा है, बिल्कुल ये पानी में की सतह पर तैर रहा है, ठीक है। तो बोल रहा है कि नेट फोर्स उस पर क्या लगेगा? तो इस पर आपको पता है कि इतना फोर्स लगेगा, 2 फोर्स लगेगा। एक तो नीचे की तरफ ग्रेविटेशन फोर्स लगेगा कि नहीं लगेगा, और एक ऊपर की तरफ लगेगा बॉयंसी फोर्स बोलो या फिर नॉर्मल बोलो, ठीक है। मतलब 2 फोर्स इस पर काम करेगा, एक ऊपर की तरफ एक नीचे की तरफ। भाई साहब अगर नीचे वाला फोर्स ज़्यादा हो जाएगा तो ये पानी में डूबेगा, अगर ऊपर वाला फोर्स ज़्यादा होगा तो पानी से ये ऊपर उठ जाएगा, और ठीक है। लेकिन ऊपर वाला फोर्स तो नहीं है उतना, और नहीं नीचे वाले, जस्ट इसलिए तैर रहा है। दोनों फोर्स को इक्वल करके रखा है, ठीक है। इसलिए फोर्स, नेट फोर्स क्या हो जाएगा? नेट फोर्स ऑन द कॉर्क 0 हो जाएगा, क्योंकि दोनों फोर्स का वैल्यू सेम ही है। समझ रहे हो ना? तभी तो तैर रहा है, नहीं तो डूब जाता या फिर ऊपर उठ के उठ जाता। तो 22 का हो गया 4। अगला प्रश्न देखो, हिंदी वाले भी समझ जाओगे, बस समझ लो खाली। रोलिंग फ्रिक्शन इज क्या होगा? रोलिंग फ्रिक्शन क्या होगा? तो याद रखना, रोलिंग फ्रिक्शन मतलब जो वस्तु घूम घूम के घूमता है ना, गोल गोल घूमता है इस प्रकार से, और इसमें जो फ्रिक्शन लगता है ना, वो फ्रिक्शन याद रखना लेस देन स्लाइडिंग फ्रिक्शन। स्लाइडिंग फ्रिक्शन मतलब जो किसी वस्तु को खींच रहे इधर, यहाँ पर एक फ्रिक्शन लग रहा है ऑपोजिट डायरेक्शन में, ठीक है। सतह के बीच, सतह के बीच में, और वस्तु यहाँ पर वस्तुओं के बीच में, सतह और वस्तु के बीच में फ्रिक्शन लग रहा है उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में। तो क्या हो जाएगा? इसका जो होता है ना स्लाइडिंग फ्रिक्शन, इस फ्रिक्शन से ज़्यादा, सॉरी लेस होता है, लेस देन स्लाइडिंग फ्रिक्शन। यानी कि रोलिंग फ्रिक्शन जो होता है, इसका जो फ्रिक्शन होता है इसके फ्रिक्शन से कम होता है। समझ गए ना? समझ गए? चलिए, मतलब स्लाइडिंग फ्रिक्शन क्या होता है? ज़्यादा हो जाता है। अगला सवाल देखिए 24 नंबर, कि लार्ज फोर्स इज एक्टिंग ऑन इट, ये तो हो गया ना। चलो अगला प्रश्न है कि सभी घर्षण से कम होते हैं। लोटनिक घर्षण का मान क्या होता है? सभी घर्षण से कम होता है। कि ए बुलेट ऑफ मास 40 ग्राम इज फायर्ड फ्रॉम ए गन ऑफ मास 8 kg विथ ए वेलोसिटी ऑफ 800 मीटर पर सेकंड, कैलकुलेट द रिकॉइल वेलोसिटी ऑफ गन। आपको पता है जब दोस्तों हम गन फायर करते हैं उसमें संवेग संरक्षण रहता है, यानी जो मोमेंटम वो कंजर्व रहता है, यानी कह सकते हैं मोमेंटम इक्वल टू एम भी होता है। 2 वस्तु है तो कह सकते हैं m1v1 और प्लस m2v2 इक्वल टू 0, क्योंकि नेट मोमेंटम क्या रहेगा? कंजर्व रहेगा, ठीक है, पहले का और बाद का, बिल्कुल। तो दोनों को जोड़ दिए, अब सभी का वैल्यू बैठा था। ये चीज़ याद रखना, आप ये वाला फॉर्मूला यूज होगा जब भी इस प्रकार का सवाल रहेगा तो, ठीक है। तो ये बुलेट ऑफ मास 40 ग्राम, तो लिख देते हैं 40 ग्राम। चूंकि 40 ग्राम इसलिए इसको गुना करेंगे, भागा देंगे 1000 से, केजी में बदल गया, ठीक है। m1 भी कितना है देखो, 40 ग्राम है, और इस फायर्ड फ्रॉम ए गन ऑफ मास 8 kg। गन का मास कितना? 8 kg विथ ए वेलोसिटी ऑफ 800 मीटर पर सेकंड। वेलोसिटी कितना है इसका? 800 मीटर पर सेकंड। कम तो भाई वेलोसिटी नहीं है, समझ रहे हो ना। तो m2 कितना है? m2 हमको पता है, m2 नहीं पता है हमको, सॉरी m2 पता है, देखो 8 kg है ना। तो चलो 8 और v2 निकालना है बराबर का 0। कुछ कटिंग शटिंग होगा, 3 0 और ये 2 और एक 3 0 कट होंगे, कटिंग हो गया। 8 चरे होगा 32 और प्लस 8 v2 इज इक्वल टू 0, ठीक है, इज इक्वल टू 0। तो 8 v2 इक्वल टू हो जाएगा -32, बिल्कुल हो जाएगा, उधर चल जाएगा। तो 8 v2 इक्वल टू -32, ये कटेगा 8 चौके 32, यानी v2 इक्वल टू दोस्तों जो हो जाएगा वो होगा -4 मीटर पर सेकेंड। आई बात समझ में? चलो आगे बढ़ें। 25 नंबर सवाल देखो, बुरा ए ब्लॉक ऑफ मास m इज प्लेस्ड ऑन ए फ्लैट सरफेस। कोई मास है फ्लैट सरफेस में रखा हुआ है, ठीक है। चलो बहुत बढ़िया। ए फोर्स इज अप्लाइड टू मूव इट पैरेलल टू द सरफेस। पैरेलल टू द सरफेस के पैरेलल में देखो एक फोर्स अप्लाई कर रहे हैं इसको मूव करने के लिए। द फ्रिक्शनल फोर्स डेवलप्ड इज प्रोपोर्शनल टू द फ्रिक्शनल फोर्स जिसमें डेवलप हो रहा है। फ्रिक्शनल फोर्स देखो, वस्तु को आगे की तरफ खींच रहे हो, बल लगा रहे हो किसी न्यूटन से,
तो इस पर फ्रिक्शनल फोर्स जो है ना वो नीचे पीछे की तरफ काम करेगा, ऑपोजिट डायरेक्शन में काम करेगा। और वो किसके किसके बोल रहा है, किसके प्रोपोर्शनल है। तो आपको पता है दोस्तों ये क्या होता है, ये जो होता है फ्रिक्शनल फोर्स को मान लो अगर एफ लिखते हैं छोटा एफ, तो एफ इक्वल होता है म्यू एन। अब एन क्या हो गया, तो एन हो गया यहाँ पर, नीचे हो गया एम जी, ऊपर हो गया एन, नीचे ऊपर हो गया एन। तो एन बराबर क्या होता है, एन बराबर एम जी होता है, यानी कि म्यू एम जी इसका हो जाएगा। सही है। और एम जो मतलब किस पर डिपेंड, देखिए जी और यू तो कांस्टेंट है, फिक्स है भाई साहब। तो क्या है आपका यहाँ पर एम वेरिएबल है, यानी कि किस पर डिपेंड करेगा, मास ऑफ द बॉडी पे डिपेंड करेगा फ्रिक्शनल फोर्स। जितना ज़्यादा मास उतना ज़्यादा फ्रिक्शनल फोर्स। तभी तो बड़ा चीज़ों को नहीं हटा सकते हैं ना, वरना एकदम स्लीपिंग वाला जगह पर रखो, मार के बड़ा चीज़ एक बार धकेलो कहाँ चल जाएगा, समझ रहे हो। अगला प्रश्न है दोस्तों, क्या बोल रहा है देखो 26 नंबर की, ये बॉडी इज बिंग रेज टू ए हाइट h फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ, व्हाट इज द साइन ऑफ वर्क डन। एक पहला जो अप्लाइड फोर्स जो हम देखो, कोई पृथ्वी मतलब कोई पृथ्वी है, एक वस्तु पृथ्वी पर रखा हुआ है, इस वस्तु को ऊपर उठाने के लिए एक बल लगाते हैं, ठीक है। तो बोल रहा है क्या, ऊपर की तरफ बल लगाते हैं, तो व्हाट इज द साइन ऑफ वर्क डन, तो काम करने का साइन क्या होगा जब अप्लाइड फोर्स मतलब डन बाय अप्लाइड फोर्स, तो हम इसको ऊपर उठाएंगे तो कुछ ना कुछ बल लगाएंगे। तो मेरे द्वारा जो कार्य किया गया है, ठीक है, वो इसका साइन क्या होगा, पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा, धनात्मक होगा या ऋणात्मक होगा, हम जो काम कर रहे हैं इस पर। तो भाई साहब हम इसको काम क्या कर रहे हैं, ऊपर उठाने के लिए, और ऊपर बिल्कुल ये उठ जा रहा है। तो अगर उठ जा रहा है तो पॉजिटिव होगा, नहीं उठ रहा है दूसरे तरफ, मतलब ये समझ लो ना कि जिधर बल लग रहा है और विस्थापन भी उधर हो, वस्तु जाए भी उधर, तो क्या हो जाएगा तो वो प्लस साइन में हो जाएगा वर्क डन। और अगर आप बल इधर लगा रहे हो भाई साहब और वस्तु इधर जा रहा है, तो आपका काम भी नेगेटिव हो जाएगा। भाई साहब काम कर रहे हो इधर में और वस्तु जा रही है इधर, आपका काम माइनस में आ जाता है, समझ रहे हो। तो हम बल लगा रहे हैं ऊपर, वस्तु ऊपर जा रहा है, तो क्या मेरा कार्य पॉजिटिव है। बट नीचे भी एक बल कार्य कर रहा है ना, कौन सा, ग्रेविटेशनल फोर्स। तो इसलिए आपको ग्रेविटेशनल फोर्स का भी वर्क डन निकालने बोला है। तो ग्रेविटेशनल फोर्स तो नीचे लग रहा है, गुरुत्वाकर्षण बल नीचे लग रहा है, लेकिन नीचे तो वस्तु नहीं आ रहा है, ऊपर जा रहा है। इसलिए जो हम ऊपर बल लगा रहे हैं ऊपर ही जा रहा है, तो ऊपर का साइन पॉजिटिव हो जाएगा, मतलब हम जो बल लगा रहे हैं उसके द्वारा पॉजिटिव, और जो ग्रेविटेशनल फोर्स के द्वारा बल लग रहा है उसके द्वारा कार्य क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा, क्योंकि वो अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहा है। समझ गया ना, चलिए बहुत बढ़िया। 27 द वर्क परफॉर्म्ड ऑन ए ऑब्जेक्ट डज नॉट डिपेंड ऑन, वर्क क्या होता है, W इक्वल टू होता है ना एफ एस कॉस थीटा, याद रखना एफ एस कॉस थीटा। बल पे निर्भर है, डिस्प्लेसमेंट यानी विस्थापन में निर्भर है, तो डिस्प्लेसमेंट भी निर्भर है, बल पे भी निर्भर है, और दोनों के बीच का एंगल पे भी निर्भर है। नहीं होगा तो ऑप्शन नंबर 4 पे निर्भर नहीं है, यानी कि जो सही उत्तर होगा दोस्तों वही होगा जो होगा सही 4। समझ गए। 28 क्या बोल रहा है, बोल रहा है फॉर ए मूविंग पार्टिकल वेलोसिटी भी हैविंग ए मोमेंटम p with one of the following character describe the kinetic energy of the particle। देखो ये चीज़ याद ही रख लो ना आप कि काइनेटिक एनर्जी और जो मोमेंटम है उसका आप रिलेशन है दोस्तों। काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू होता है मतलब गतिज ऊर्जा इक्वल टू, अगर मोमेंटम के टर्म में लिखो तो p²/2m हो जाता है, जो कि ऑप्शन नंबर 1 निकल कर सामने आ जाता है। इसको आप ऐसे भी कर सकते हो, काइनेटिक एनर्जी आपको पता है कितना होता है, हाफ एम वी स्क्वायर होता है, हाफ एम वी स्क्वायर होता कि नहीं होता है, और आप पता है कि एम वी स्क्वायर एम वी बराबर पी होता है। तो हम और एक एम दे के इसको ऐसे करते हैं, नीचे भी एक एम दे दिए, ऊपर भी एक एम दे दिए, तो ऊपर एक एम तो पहले से है, और एक एम दे देगा एम स्क्वायर वी स्क्वायर हो जाएगा, तो एम वी इक्वल टू पी हो जाएगा, स्क्वायर है तो p²/2m हो जाएगा। समझ रहे हो, ऐसे इसलिए तो याद रखना ना कि काइनेटिक एनर्जी को p²/2m संवेग के फॉर्म में होता है, मतलब मोमेंटम के फॉर्म में होता है। A body of mass 10 kg moving at a height of 2 मीटर with uniform speed of 2 मीटर पर सेकंड इस टोटल एनर्जी। कल ही दोस्तों ये सवाल आप लोग करवाए थे, बताना किसी हाइट पे वस्तु है और वो वहाँ पर मूव कर रहा है, तो इसमें टोटल एनर्जी क्या होगा। टोटल एनर्जी इसमें होगा दोस्तों पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी, दोनों को जोड़ देगा, आंसर आ जाएगा। कमेंट में जरूर बोलना कितना आ रहा है। अगला सवाल देखो, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज यूनिट ऑफ द पावर। पावर का ऐसा मतलब क्या होता है भाई, वाट होता है, और क्या होता है, वाट होता है। मूवमेंट ऑफ लीनियर मोमेंटम, सुनो, मूवमेंट ऑफ लीनियर मोमेंटम इज कॉल्ड एंगुलर मोमेंटम। ठीक है, 31 का जो हो जाएगा ना वो सही उत्तर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा मेरे भाई, समझ रहे हो, 31 का 4। चलो 32 देखते हैं क्या बोल रहा है। 32 बोल रहा है कि ए पार्टिकल परफॉर्मिंग यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन हैज एंगुलर मोमेंटम उसका एंगुलर मोमेंटम है। इफ इट्स एंगुलर फ्रीक्वेंसी इज डबल्ड एंड इट्स काइनेटिक एनर्जी हाफ्ड देन द न्यू एंगुलर मोमेंटम क्या हो जाएगा। यानी कि दोस्तों यहाँ पर एक रिलेशन आपको करना पड़ेगा। कौन सा रिलेशन करना पड़ेगा सर, कि एंगुलर मोमेंटम का मतलब कोणीय संवेग का और रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी का। क्योंकि भैया यहाँ पर क्या बोल रहा है देखो, ये पार्टिकल सर्कुलर मोशन में मूव कर रहा है, तो उसमें काइनेटिक एनर्जी कैसा होगा, रोटेशनल होगा। तो दोनों के बीच का आप रिलेशन निकाल सकते हो। ठीक है, अभी मैं शॉर्ट में थोड़ा बोल दे रहा हूँ, आप लोग ये फॉर्मूला याद रख लेना कि आप लोग का जो कोणीय संवेग होता है एल, ठीक है, एल बराबर क्या हो जाता है, एल बराबर हो जाता है 2k/ω, 2k/ω।
ये रिलेशन होता है, ठीक है, किसका किसका, आप लोग का एंगुलर मोमेंटम का, ठीक है, और काइनेटिक एनर्जी का, समझ रहे हो, काइनेटिक एनर्जी का देखो ये एंगुलर मोमेंटम, इसको एल को बोलते हैं एंगुलर मोमेंटम, ठीक है, मतलब कोणीय संवेग, और ये क्या हो गया रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी, दोनों का संबंध ये होता है। अब क्या बोल रहा है देखो, अब देखो हैज मोमेंटम इफ इट्स एंगुलर फ्रीक्वेंसी इज डबल्ड, एंगुलर फ्रीक्वेंसी कौन बोला, ये एंगुलर फ्रीक्वेंसी है ओमेगा, इसको डबल कर रहे हैं और काइनेटिक एनर्जी हाफ कर रहे हैं, काइनेटिक एनर्जी क्या कर रहे हैं, हाफ कर दे रहे हैं, चलो कर दे रहे हैं, एल इक्वल हमारा था 2k/ओमेगा, तो अब क्या कर रहे हैं, काइनेटिक एनर्जी को क्या कर रहे हैं, काइनेटिक एनर्जी इज हाफ्ड, तो k है तो k/2 कर देते हैं, और ओमेगा है तो उसको डबल 2 ओमेगा कर देते हैं, इसको सही से थोड़ा लिख देते हैं, इसी फॉर्म में हम लाएंगे, ठीक है। तो क्या करेंगे देखो, नीचे है तो ये इधर हो जाएगा 2k/2 इंटू 2w, यानी कि 2k/4 w नहीं ओमेगा, तो 2k/ओमेगा क्या है, ये आप लोग का क्या है, एंगुलर मोमेंटम है, ठीक है, 2k/ओमेगा यहाँ भी लिखे एंगुलर मोमेंटम, तो कितना हो गया, 1/4 गुना हुआ कि नहीं, 1/, तो 1/4 गुना होगा, ये ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही जवाब है, ठीक है। चलिए अगला सवाल है, द वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑन ए सिस्टम रिमेन्स कांस्टेंट इफ द टोटल एनर्जी ऑफ द फोर्स एक्टिंग ऑन द सिस्टम इज, तो 33 का सही उत्तर हो जाए ऑप्शन नंबर 4 यानी कि 0, ठीक है, हो जाएगा 4। चलिए अगला सवाल देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन 33 नंबर हो गया, क्या बोल रहा है कि एंगुलर मोमेंटम क्या हो जाएगा, द वेलोसिटी ऑफ सेंटर मास क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है, रिमेन्स कांस्टेंट इफ द टोटल एक्सटर्नल फोर्स एक्टिंग ऑन द सिस्टम इज 0। अगला प्रश्न है कि द प्रोडक्ट ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया एंड एंगुलर एक्सेलरेशन इज, द प्रोडक्ट ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया एंड एंगुलर एक्सेलरेशन, यानी कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया को आई बोलते हैं, एंगुलर एक्सेलरेशन को अल्फा बोलते हैं, किसका फॉर्मूला होता है, टाउ का, यानी कि क्या हो जाएगा, टॉर्क हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा, गॉट इट। आगे बढ़े 35 देखो, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए सॉलिड स्फीयर ऑफ मास m एंड रेडियस r, कोई सॉलिड स्फीयर है पूरा, ठीक है, ऑफ मास क्या इसका m है, m, ठीक, और रेडियस क्या है, सॉरी मास दिखा रही है, रेडियस है, ठीक है, ये रेडियस r है और मास इसका है m, तो बोल रहा है अबाउट द डायमीटर, इसका क्या होगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, तो 35 का दोस्तों सही उत्तर होगा। याद रख लेना आप कि किसी भी स्फीयर का, हॉलो स्फीयर का, सॉलिड स्फीयर का आप लोग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना था, 2/5 mr², तो 2/5 mr², ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है देखो, क्या वर्क इज रिप्रेजेंटेड बाय f डॉट s, वेक्टर डॉट s वेक्टर, आप लोग हो जाए ऑप्शन नंबर 2, सॉरी f डॉट s वेक्टर, तो 37 का 3 बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, वेक्टर डॉट s वेक्टर। अगला प्रश्न हमारा है, ये तो भाई थोड़ा धुंधला दिख रहा है, चलो इसको छोड़ देता हूँ। देखो यहाँ पर आप लोगों को पूछा है कि क्या वो पूछा है, इसके वेलोसिटी का फॉर्मूला, इसके वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, √2gr, याद रखना √2gr, इस प्रकार से होता है इसके वेलोसिटी का फॉर्मूला। अगला प्रश्न है, चलिए देखते हैं, थोड़ा धुंधला आ गया प्रश्न सब। द टेम्परेचर ऑफ ए बॉडी इन सेल्सियस स्केल इज 40 डिग्री C, द टेम्परेचर ऑफ द फ़ारेनहाइट, तो याद रखना आप लोग, ये टर्म याद रखना, आप लोग को सेल्सियस में दिया रहे, फ़ारेनहाइट में निकालने बोलेगा, तो सिंपल सा याद रखना कि जितना दिया हुआ उसको आप किससे गुना कर दो, 1.8 से गुना कर दो और 32 जोड़ दो, बस इतना सा करना है, मतलब जितना डिग्री सेल्सियस दिया उसको 1.8 से गुना करके 32 से उसमें जोड़ दो, आप लोग का सेल्सियस निकल जाएगा, और ये निकल कर दोस्तों आएगा 104 डिग्री, यानी कि ऑप्शन नंबर 3। समझिए क्या करना है, जितना आएगा उसको 1.8 से गुना कर देना, उसमें 32 जोड़ देना, आंसर आ जाएगा, समझ गए। अगला प्रश्न है, स्पीड ऑफ द साउंड वेव इन ईयर, अंतिम सवाल है, स्पीड ऑफ साउंड वेव इन ईयर क्या होता है, क्या रखना है, इंक्रीज विद द इंक्रीज इन ह्यूमिडिटी, तो ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही हो जाएगा। तो ये दोस्तों आप लोग का एग्जाम में आने वाले प्रश्न फटाफट से देख लो, सभी को शेयर कर दो, पूरा पेपर सॉल्व करा चुके हैं और इससे सवाल आप लोग जरूर आएगा, ठीक है। चलिए दोस्तों, लव यू ऑल, थैंक यू ऑल, फिर नेक्स्ट जल्द मिलेंगे, तो जय हिंद, वंदे मातरम।